शुभ संध्या। सभी को प्रणाम। मैं डॉक्टर निशान टाक इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र के 632 डे पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी अवगत होंगे कि आईएपीएच फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में ये अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता रहा, तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी के विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के साथ होम्योपैथिक ज्ञान का साझा करना और सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना। आइए आज की इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। मैं आज के इस बैठक में मुख्य अतिथि डॉक्टर उपेंद्र कुमार वर्मा सर का हार्दिक स्वागत करता हूँ। डॉक्टर उपेंद्र कुमार वर्मा सर, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस 32 ईयर, टीचिंग एक्सपीरियंस 28 ईयर, इट प्रेजेंट वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर एंड एचओडी इन द पीजी डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन एंड प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी फिलोसॉफी एट जीडी मेमोरियल होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज पटना। टुडे इज स्पेशल प्रोग्राम ऑन द बर्थडे डॉक्टर फेरिंगटन. डॉक्टर वर्मा will speak on the contribution of the डॉक्टर फेरिंगटन सर। मैं मुख्य अतिथि से आग्रह करना चाहूंगा कि आप अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद निशांत जी। सबसे पहले तो मैं लोगों से कहना चाहूंगा कि आज मेरी आवाज ठीक नहीं है और आपको बियर करना पड़ेगा इसको कि मेरी इस आवाज के साथ ही आपको इस लेक्चर को सुनो। और धन्यवाद देना चाहता हूँ इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी को कि जिसने समय समय पर मुझे बुलाया है और हमारा लेक्चर रखा है। और आज का विषय बहुत ही अच्छा है कि आज 1 तारीख को फॉरिंगटन जी का जन्म दिवस था। उस जन्म दिवस के याद में आज 2 तारीख को डॉक्टर ई ए फॉरिंगटन का जन्म दिवस की एक याद में एक लेक्चर देना चाहते हैं। ये लेक्चर एक स्पेशल है और मैं धन्यवाद फिर से देना चाहता हूँ हमारे डॉक्टर एन के सानी जी को कि उन्होंने इतना अच्छा टॉपिक मुझे दिया जिसकी वजह से आज मैं ये फॉरिंगटन जी को बहुत करीब से जान पाया। शायद ये टॉपिक नहीं दिया जाता तो मैं शायद नहीं जान पाता ये फॉरिंगटन क्या थे, कैसे थे, क्यों थे। और एक बहुत ही आ, अच्छा विषय है जिस पे आज मुझे बोलने की आशा करते हैं कि आज का व्याख्यान जो होगा आप लोगों को शायद अच्छा लगे, इसलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो आप लोग को स्क्रीन शेयर हो रहा है? तो हाँ, जी हो गया सर, है। जी। धन्यवाद। तो अभी हमें जो टॉपिक दिया गया है होम्योपैथी में डॉक्टर फैरिंगटन जी का योगदान। फैरिंगटन जी का योगदान कितना है और कितना महत्वपूर्ण है, आज इस विषय पर चर्चा किया जाए। भी लोग जानते हैं कि डॉक्टर ई ए फैरिंगटन जो है ये उनकी तस्वीर है और शायद और अच्छी तस्वीर इनकी नहीं मिल पा रही है और यही एक तस्वीर है जो इंटरनेट पे अवेलेबल है। और फैरिंगटन जी के लिए जानने के लिए उनका कंट्रीब्यूशन क्या है होम्योपैथी में, आदमी को उनका इतिहास के बारे में थोड़ा जरूर जानना चाहिए। इससे ये होता है कि जब हम किसी व्यक्तित्व के योगदान के बारे में जानना चाहते हैं, पहले हम उनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। का व्यक्तित्व कैसा था, वो कैसे थे, कैसे परिस्थिति में क्या होके निकले। तो डॉक्टर वेंकट जी का एक संक्षिप्त और शेष नहीं लेकिन एक जीवन का इतिहास तो जरूर कहना चाहूंगा। तो ये जीवन का इतिहास ही हमें प्रेरित करेगा बहुत सारे कार्य करने के लिए। क्योंकि हम किसी भी स्टॉलवर्ट बड़े लोगों की जीवनी इसीलिए पढ़ते हैं कि उसके जीवनी से हमें कुछ प्रेरणा मिले और हम समझ पाए। और इनकी जीवनी बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण और समझ और सचमुच अच्छा है कि हर किसी को जानना चाहिए
कि इनकी जीवनी कैसी है। पहले तो ये बता दें कि डॉक्टर फारिंगटन जी का पूरा नाम, जो इसको हम यूजुअली डॉक्टर ई ए फारिंगटन के नाम से जानते हैं, तो ई ए फारिंगटन का पूरा नाम है अर्नेस्ट अल्बर्ट फारिंगटन। ये जो फारिंगटन साहब थे, कि जैसे उनके जन्म दिवस पे ही ये प्रोग्राम हो रहा है, 1 जनवरी 1847 में उनका विलियम वर्क्स लॉन्ग आइलैंड एनवाई में हुआ था। और आश्चर्य की बात है, और बहुत ही आश्चर्य की बात है, 17 दिसंबर 1885 को ही उनका निधन हुआ। यानी कि मात्र मात्र 39 ईयर्स के एज में मृत्यु शायद सिवियर ब्रोंकाइटिस की वजह से हो गया। और ये एक क्षति जो इतने कम आयु में हुआ है, वास्तव में बहुत बहुत अधिक क्षति हुई है, क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व का इतने कम समय में चले जाना एक बहुत बड़ी लॉस है, यह बहुत बड़ी क्षति है होम्योपैथिक फील्ड। तो हम उनके कुछ और जीवनी पे प्रकाश डालना चाहेंगे। डॉक्टर फेरिंगटन ने अपनी जो शिक्षा दीक्षा शुरू की या मैट्रिकुलेट किया, अमेरिका के फिलाडेल्फिया में हैरीमैन मेडिकल कॉलेज से। और 1880 1866 के बाद से उन्हें अपने बड़े भाई H.W. फेरिंगटन के से सहयोग लेकर के उन्होंने मेडिसिन में ग्रेजुएट की उपाधि ली। लेकिन ये जो बात आई कि हैरीमैन मेडिकल कॉलेज जो फिलाडेल्फिया में था, तो ये मुझे एक अलग क्षेत्र दिया ये जानने के लिए कि 1843 में डॉक्टर हैरीमैन जी का डेथ हो जाता है और 1810 से वो ऑर्गेनल लिखते हैं। 1896 में 1796 में वो होम्योपैथी को वर्ल्ड को बताते हैं। तो जस्ट आफ्टर डेथ ऑफ हैरीमैन इनका जन्म होता है फारिंगटन जिनका 1847 में। और उसके बाद 20 वर्ष की अवस्था में मैट्रिकुलेट करने के बाद, ग्रेजुएट करने के बाद, इन्होंने जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है इस होम्योपैथी के लिए, H.W. फेरिंगटन जो उनके बड़े भाई थे, के संपर्क में रहकर उन्होंने डिग्री प्राप्त। तो मुझे आश्चर्यचकित ये किया, एनिमल मेडिकल कॉलेज क्या उस समय था? क्या होम्योपैथी की पढ़ाई 1887 से शुरू हो गई थी? तो इसके लिए एक दो हमने इंटरनेट से सर्च करने की कोशिश करी, तो ये पता चला कि ये हनीमैन यूनिवर्सिटी का लंबा इतिहास वास्तव में 1848 में पेनिसिल्वानिया के होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना से शुरू। सबसे पहले ये होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज 1848 में शुरू हुआ और इस संस्थान में कई तरह के बदलाव होते रहे, क्योंकि उससे पहले 1869 में फिलाडेल्फिया के हनीमैन मेडिकल कॉलेज के रूप में बना और 1981 में हनीमैन यूनिवर्सिटी तक बन गया। अंत में 2002 में एक्सट्रेल का यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन के रूप में। कॉलेज में तरह तरह की पढ़ाई होती थी इस यूनिवर्सिटी के अंदर, न केवल होम्योपैथी, बट यू कैन से फुल स्कूल ऑफ ट्रीटमेंट, सब चीजों का, मॉडर्न मेडिसिन जिसको आज हम नाम बोलते हैं, उनकी पढ़ाई भी होती थी। ये छोटी सी बात थी जो मैं हैनीमैन मेडिकल कॉलेज के बारे में बताना चाहता था। वापस आते हैं, डॉक्टर फेरिंगटन का जो थोड़ी सी संक्षिप्त जीवनी और जीवन का इतिहास जो देखना चाहते हैं, वो ये है कि वे फिलाडेल्फिया के हैनीमैन मेडिकल कॉलेज में दूसरे मैट्रिकुलेट से, पहली बात कि कॉलेज बहुत लेट शुरू हुआ, जहां से पहली बार दूसरे मैट्रिक हुआ, यहाँ से उन्होंने भरपूर प्रशंसा भी प्राप्त की लोगों से और मार्च 1868 में डिग्री की उपाधि प्राप्त की। यहाँ पर ये जो डिग्री की उपाधि प्राप्त की, कोई साधारण ढंग से नहीं की। 68 स्टूडेंट्स में से ये टॉपर रहे और उस टॉप मोस्ट में साबित किया उन्होंने कि उनसे शायद बेहतर कोई नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक व्यक्ति पढ़ाई शुरू कर रहा है और इतने अच्छे से पढ़ाई किया
कि सीधे टॉप पोस्ट पे पहुंचा, तो इनमें जरूर कोई खास बात है जिसकी वजह से ऐसा हुआ। फिर उनकी जीवनी में थोड़ी सी चर्चा और करें तो उनके कॉलेज के जीवन में बहुत ही उनका जो विचार था, हर चीज में वो खोज डालना चाहते थे। जैसा कि पहले हरिमन के बारे में भी कहा जाता था, तो उनके फादर ने उनको एक मंत्र दिया था, नेवर रिजेक्ट नेवर एक्सेप्ट, फर्स्ट टेस्ट इट, either you accept or you reject। यही हाल इनका भी था कि जब तक वो पूरी तरह से परख नहीं लेते थे, तब तक उसके बाद उस बारे में भरोसा नहीं था। तो बहुत प्रयासों के बाद उन्होंने इस पे प्रयास डाला, परिणाम स्वरूप थोड़े दिनों में उस दिन के लिए अपना डिग्री प्राप्त करने के लिए बाहर बाहर गए, और वापस जब आए उन्होंने प्रैक्टिस शुरू किया, और प्रैक्टिस के दौरान काफी सारे पेशेंट इनके बने। साथ ही साथ 1871 को फिलाडेल्फिया की एक मिस एलिजाबेथ थी एटकिन, एलिजाबेथ एटकिन के साथ इनकी सगाई की उस समय से चल रही। और यह एक ऐसी घटना जो उनको अन्य जीवन से एक अलग जीवन की तरफ, अलग धार्मिक रूप में, पेशेवर रूप से होने के लिए प्रेरित किया। कि जो अर्धांगिनी या वाइफ कहे, वो बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही कोऑपरेटिव थी। उनके लाइफ का जो कंजुगल लाइफ था, वो ब्लेसिंग से इनको 4 बच्चे हुए, इसमें 3 लड़का और 1 लड़की थी। और ये एक बात है कि जीवन से तो जीवन में एक बहुत बड़ी बात है कि जैसे इनके जो 4 बच्चे हुए। अब हम 1869 में आते हैं, जहाँ की मेडिसिन के शिक्षक के रूप में वो अपॉइंट होते हैं। और आपको जान करके ये आश्चर्य होगा कि जब ये अपॉइंट होते हैं, तो ये फॉरेंसिक मेडिसिन पर अपॉइंट होते हैं, ये होम्योपैथी के टीचर नहीं बनते। और इनका व्याख्यान, इनका लेक्चर रहता था, अब बढ़िया रहता था, सभी लोग उनकी प्रशंसा किए बगैर रह नहीं सकते। और जब फॉरेंसिक मेडिसिन का 2 साल करने के बाद फिर एक पैथोलॉजी का सीट खाली होता है, जहाँ वो पैथोलॉजी में फिर व्याख्याता बनते हैं। और वहां से पैथोलॉजी में भी कुछ समय काम करने के बाद, जो कि बहुत ही अप्रिशिएट किया गया, न केवल शिक्षकों द्वारा बल्कि स्टूडेंट्स के द्वारा, फिर उन्होंने पता चला कि जो जिनकी किताबें हम डॉक्टर गुरसे का पढ़ते हैं, उन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया। तो वहां से एक बैक्टीरिया मेडिका की कुर्सी खाली हुई, जहाँ उन्होंने उसका योगदान दिया। तो बैक्टीरिया मेडिका जो कुर्सी मिली, ये उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट था, जहां से उन्होंने होम्योपैथी के लिए बहुत सारी बातें की। और उनकी महत्वाकांक्षा अब उच्चतम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साकार करने वाले थे। और वास्तव में उनका ये सच्चा कार्य था। क्योंकि आप देखिए, लाइफ में पहले उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी में गए, फिर उन्होंने पैथोलॉजी में किया, और लास्ट में गर्ल्स के जाने के बाद उन्होंने होम्योपैथी को अपनाया। और ये ऐसा क्षेत्र था जहां से शायद उनको अच्छी पकड़, और यही वजह थी इस होम्योपैथी की वजह से उनका बहुत बड़ा नाम हुआ। शायद ये गर्भ से ने खाली नहीं किया होता चेयर, तो शायद वो होम्योपैथिक में नहीं आते। और मैं जो आज सुनने को या देखने को या पढ़ने को किताबों के माध्यम से मिल रहा है, वो शायद नहीं प्राप्त होता। उनका उत्कृष्ट विश्लेषणात्मक शक्तियों के संपन्न होने के कारण वे कभी भी किसी दृष्टिकोण या सिद्धांत को स्वीकार करने से संतुष्ट नहीं होते। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये साधारणतः कोई भी कुछ बोले तो उसको एक्सेप्ट कर ले, ऐसा होता नहीं था तब तक, जब तक कि वो प्रमाणित रूप से सत्य न हो जाए। इसलिए उन्होंने होम्योपैथी के विषय से संबंधित प्रत्येक प्रश्न पर जो भी उनके मन में विचार आए, क्या ये इफेक्टिव है, नहीं इफेक्टिव है, प्रूविंग होती है, प्रूविंग करने का तरीका क्या है, उन सबों पे एक गहन अध्ययन और गहन शोध किया। इसमें डोजेज और पोटेंसी के बारे में भी एक अच्छी खासी
मतलब रुचि रखते हुए उसके बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन किया और उसके बारे में समझने का प्रयास किया। और बटेरिया मीट के अध्ययन में उन्हें निरंतर ही उसके बाद से दिल लगने लगा और उनको अच्छा लगने लगा और बटेरिया मीट को उन्होंने अच्छे से पढ़ा। इसी के साथ उनका जुड़ाव डॉक्टर हेरिंग से के साथ होता है, जिनके पास कहा जाता है कि अक्सर वो उनके साथ चले जाते थे, उनके पास रहते थे, उनसे कुछ सीखने का प्रयास करते थे। डॉक्टर हेरिंग ने इस स्टूडेंट को, इस टीचर को बहुत अच्छी तरह से पहचाना और उनको लगा कि इनमें कोई बात है और उनके स्वभाव की जल्दी वो उस गुरु से जटिल विज्ञान में ट्रियामेट का निर्णय कर सर्वोच्च स्थान के लिए उपयुक्त प्रयुक्त पहचान लिया। हेरिंग ने खुशी से कहा, जो ये हमारे पास आ रहे हैं, जब उन्होंने देखा बहुत कैपेसिटी है होम्योपैथी को जानने के लिए, हेरिंग ने कहा, जब मैं चला जाऊंगा इंटर्न ही मेरी बैक्टीरिया मीट का पूरा करें। ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट्स था डॉक्टर हेरिंग के द्वारा डॉक्टर ई एफ आरिंगटन के लिए। सचमुच एक गुरु जब एक शिष्य को पहचान लेता है तो समझता है कि ये एक बहुत 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 बड़ी बात होती है। के बाद अगर हम बात करें थोड़ी सी कि डॉक्टर फरिंगटन को एक रिसर्च ओरिएंटेड वर्क होम्योपैथी में दिया गया और उन्होंने बैक्टीरिया मेडिका को इतने अच्छे से पढ़ा और इतने अच्छे से सुपरवाइज की और अपने जो तीक्ष्ण बुद्धि और जो अक्यूमेंट था, जो उनका इंटेलिजेंस था, उसके द्वारा उन्होंने जितने कंटेम्प्रोररी जो होम्योपैथी की पढ़ाई पढ़ रहे थे या जो टीचर थे, उन सबों को बहुत इनका सबसे बढ़िया अध्ययन ज्यादातर हुआ कि कौन से प्लांट्स, कौन से फैमिलीज, कौन से किंगडम की दवाइयाँ कैसे-कैसे आपस में इंटर रिलेटेड है, कैसे-कैसे उनको दिया जा सकता है। और एक समय आया जबकि पारिंगटन को रियल फैमिली मेड कहा जाने लगा, तो फैमिली मेड कहलाने जाने लगा, क्योंकि बैक्टीरिया मेड का में आप जानते हैं कि जो किंगडम होता है, जैसे एनिमल किंगडम है, मिनरल है, ये सबों को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझा। इसका आपस का इंटर रिलेशनशिप बहुत अच्छी तरह से समझा और उन्होंने इस कांसेप्ट को बहुत ही अच्छे से बढ़ाया और कंपैरेटिव मेडिकल अमेरिका में इसके उन्होंने फैमिली एंड क्लास रिलेशनशिप ऑफ ड्रग्स ये स्टडी उनको बहुत ही मजा आता था जब ये किसी फैमिली या क्लास को पढ़ते और इसका स्टडी जो है, जो भी पढ़ाई की उन्होंने बहुत सारे उनका जो लेक्चर है तकरीबन के मंथली में भी छपता लगातार। ये इनका एक संक्षिप्त जीवनी था कि कैसे-कैसे फरिंगटन का जन्म हुआ, कब उन्होंने मैट्रिकुलेट किया, कब उन्होंने डिग्री हासिल की, कैसे-कैसे वो फोरेंसिक मेडिसिन से पैथोलॉजी में गए और कैसे पैथोलॉजी से होम्योपैथी में आए। होम्योपैथी में आना शायद हम होम्योपैथ्स के लिए की किस्मत की बात। वो वहाँ गए और इतनी अच्छी तरह से उन्होंने रिसर्च किया और एक-एक कॉन्टेक्स्ट होम्योपैथी को समझ की बातें वास्तव में कि आखिर डॉक्टर फरिंगटन का इस होम्योपैथी जगत में उनका क्या कंट्रीब्यूशन उनकी लाइफ में हुई, तो आखिर इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में हम 2-4 बात ज़रूर समझना चाहेंगे। तो जो डॉक्टर फरिंगटन के विषय में जो जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम उनकी किताबों के बारे में करें, जो बहुत चर्चित किताबें हैं और मुझे लगता नहीं है कि कोई भी होम्योपैथ ऐसा होगा जो डॉक्टर ई ए फॉरिंगटन की किताबें, चाहे वो कंपैरेटिव मटेरिया मेट का हो, चाहे क्लिनिकल मटेरिया मेट का हो, कभी नहीं देखा हो। केवल लेसर राइट ये उनका बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अच्छा है, जिसको कि हर टीचर अपने होम्योपैथ जो नॉविस प्रैक्टिशनर है, जो बिगिनर्स है, जो शुरू करते हैं प्रैक्टिस, उनको ज़रूर एडवाइस करते हैं कि आप ई ए फॉरिंगटन की किताब क्लिनिकल मटेरिया मेट का या मटेरिया ज़रूर पढ़ें। तो आते हैं सबसे पहले कि हम देखते हैं कि उनका पहली किताब एक जो महसूस करते हैं, लेक्चर ऑन क्लिनिकल मटेरिया मेड का इन फैमिली ऑर्डर।
ये एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है और बहुत ही चर्चित किताब है, जिसको कि हर होम्योपैथ जानते और समझते हैं। फिर चर्चा करते हैं कि उनकी एक और किताब पब्लिश हुई, जिसको कहते हैं कंपैरेटिव मटेरियल मेडिका। ये तो किसी भी क्लिनिशियन के लिए, किसी भी प्रैक्टिशनर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक डिजीज में सेवरल मेडिसिन्स है, आखिर उसको कैसे इस्तेमाल करें, डिफरेंशिएशन करें, कैसे हम सटीक दवा की सिलेक्शन करें, वो कंपैरेटिव मटेरियल में है। तो ये भी एक किताब है। फिर उनकी एक और किताब पब्लिश हुई, जिसको हम लेसर राइटिंग जानते हैं, विद थेरेप्यूटिक हिंट्स के साथ है। ये भी एक बहुत ही वैल्यूएबल किताब है, जो हम ईए फॉरेंटन का हम मार्केट में देखते हैं या किसी के भी क्लिनिक में देख सकते हैं। आज अगर कोई अ, यंग पर्सन्स है, यंग डॉक्टर है, वो अगर इन किताबों को पढ़े, शायद उन्हें समझ में आएगा कि होम्योपैथी किस हिसाब से पढ़नी चाहिए और कैसे समझना चाहिए। लेकिन आखिर मन में ये सवाल ज़रूर आया, इसीलिए मैंने कहा, मैं सानी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्च्युनिटी दी, डॉक्टर फैरिंगटन के बारे में, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में चर्चा की। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि जो व्यक्ति 39 इयर्स में डेथ कर गया, ये इतनी किताबें कैसे लिख डाली? और मात्र 9 इयर्स में जब वो होम्योपैथी का गुरुजी का कुर्सी पकड़ते, वहाँ से 9 वर्ष की वो जो जर्नी है होम्योपैथी की, उसमें इतनी सारी किताबें लिख डाली। हम लोग यहाँ 33 इयर्स का प्रैक्टिस कर रहे हैं और फिर भी हम कुछ नहीं कर पाते। आखिर इसके पीछे कैसे पॉसिबल है? क्या कोई रहस्य है? क्या रहस्य हो सकता है? मैंने यही बात कही और आप लोगों से भी कि आखिर ये किताबें कैसे लिख पाए? तो इसका आंसर जो मुझे मिला, वो मैं बताना चाहता हूँ और आप लोगों को। ये किताबें दरअसल ये कोई रिटन बुक, डायरेक्ट रिटन बुक नहीं है। ये बहुत सारे लेक्चर्स हैं, जो डॉक्टर फैरिंगटन ने समय-समय पर दिया और ये कई मैगज़ीन में, कई जर्नल में पब्लिश होता रहा। जैसे एनिमल मासिक था, नॉर्थ अमेरिकन जर्नल ऑफ होम्योपैथी और मासिक होम्योपैथिक रिव्यू में इनके लेक्चर्स प्रस्तुत किए गए और ये लेक्चर्स इतने वैल्यूएबल हुए, अंत में बाद में लोगों ने समझा जो होम्योपैथी से थे, अभी मैं उनका नाम नहीं लेने जा रहा हूँ। उन्होंने समझा कि इनको संकलित करके इनको किताब पब्लिश किया जाए और उन्होंने उनकी वाइफ से कंसल्ट लिया और उनकी मिसेज़ वेटकिन थी, उन्होंने बहुत ये हिंट दिया कि हाँ, इसको संकलित किया जाए और इसको छापा जाए। तो ये एक चीज़ थी कि ये किताबें वो किताब लिखने के उद्देश्य से नहीं किया। उनका जो-जो लेक्चर जहाँ-जहाँ हुआ और जो लेक्चर उन्होंने जर्नल में प्रस्तुत किया, जर्नल में दिया, तो सभी को उन्होंने कंपाइल किया और कंपाइल करके उन्होंने नहीं, उनके जाने के बाद ही और उसको पब्लिश किया गया, जो आज हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। तो ये एक जनरल चर्चा है और इस चर्चा में ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आखिर लोगों को ये लगता होगा कि आखिर क्लिनिकल मटेरियल में क्या है, जिसके लिए इतनी बात की जा रही है। तो वास्तव में जो लेक्चर ऑन क्लिनिकल मटेरियल मेडका है, जो फैमिली ऑर्डर की बात कर रहे हैं, इसमें उनका 73 लेक्चर्स रखे हुए हैं टोटल और इस 73 लेक्चर्स में उन्होंने कई सारी बातें बताई है। सबसे पहले इस बुक में उन्होंने चर्चा की है उस एनिमल किंगडम के बारे में। एनिमल किंगडम में कौन-कौन दवाइयाँ आती हैं, जैसे उन्होंने चिड़िया पे चर्चा किया, उन्होंने आर्कनिडा पे चर्चा किया। तो ये ग्रुप वाइज़ यानी कि एनिमल किंगडम को कैसे हम कंपेयर करें, कैसे उसका स्टडी करें, कैसे उसको हम अप्लाई करें, उस पर एक विशेष लेक्चर्स उन्होंने दिया। साथ ही साथ उनका लेक्चर नोट्स पे भी है, जो उन्होंने बताया सारे नोटों जो उस समय अवेलेबल रिसोर्स के बारे में उन्होंने चर्चा की। वेजिटेबल किंगडम के बारे में और फैमिली के बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने बताया कि कितने सारे ऐसे फैमिली हैं, एगेरेसी,
एनेकार्डियेसी, कंपोजिटी, लिलियेसी, जितने आप फैमिली जानते हैं, और उसके एक-एक मेडिसिन जो उस समय तक अवेलेबल थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि आज तक जो अवेलेबल है, ये तो जब भी रहेगा, वो 1887 से पहले की किताब, पहले की बात है। मैं जितनी मेडिसिन उसके बारे में पता की और उनको कंपैरेटिवली देखा, क्लिनिकली देखा, कि उनका क्या इफ़ेक्ट है, कि आज कैसे पढ़ा जा सकता है। फिर कई सारे साल्ट्स पे चर्चा की, एलिकार्बोचैन, हो, सेवरल मेडिसिन्स, जिसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करने में बहुत ही लंबा हो जाएगा लेक्चर। इसलिए मैं ये बताना चाह रहा था कि क्लिनिकल मटेरिया में का जो हरिंगटन साहब ने अपने लेक्चर का जो संकल्प, जो जिसको कहते हैं कि एक जगह इकट्ठा किया हुआ जो ये किताब पब्लिश हुआ है, ये बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत सारे दृष्टिकोण से अवेलेबल है, क्योंकि इससे आपको एक 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 पढ़ने से एक नई शक्ति मिलती है, नई ऊर्जा मिलती है, और समझ में आता है कि क्या महान व्यक्ति थे और कैसे इन्होंने अच्छा से पढ़ा और अध्ययन किया, से कंपेयर किया, ये सब समझना बहुत ही तरह से। एक और हम किताब पे चर्चा करेंगे, जैसे कि उनका दूसरी किताब है कंपैरेटिव मटेरियल मेट। ये एक बहुत ही अच्छी किताब है, क्योंकि जैसे ही नाम से ही दिखाई जा रहा है, और इसमें साथ में कंपैरेटिव मटेरियल में इनका न केवल कंपेयर बल्कि थेरेप्यूटिक हिंट्स के साथ, और इसमें लगभग 14 चैप्टर्स उन्होंने रखा है। और 14 चैप्टर्स में जैसे पहला चैप्टर उन्होंने दिया है ब्लड डेफिशिएंसी ऑफ। तो ब्लड डेफिशिएंसी का मतलब केवल एनीमिया से चर्चा नहीं किया, उन्होंने सारी जो डिजीजेस जो ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड से हो सकता है, उसके बारे में इन्होंने चर्चा किया, और उससे क्या-क्या सिम्पटम आते हैं और उससे क्या मेडिसिन दिया जा सकता है, और उसको कैसे उस डिजीज कंडीशंस को कंपेयर किया। हर डिजीज, मान लीजिए एनीमिया भी है, तो एनीमिया में कौन-कौन दवाइयाँ पड़ सकती है, और किस-किस कंडीशन वाले एनीमिया वाले पेशेंट को कौन-कौन सी दवा दी जा सकती है, इस पे उन्होंने चर्चा किया। जैसे एपोप्लेक्सी है, उसमें क्या पड़ सकता है। इस तरह के ब्लड डिफिशियंसी में सेवरल डिजीज के बारे में चर्चा है। उस सेवरल डिजीज कंडीशन में फिर उसपे कौन-कौन सी मेडिसिन दी जा सकती है, और कोई मेडिसिन किस कंडीशन के लिए उपयुक्त है, उस पे चर्चा है। तो ये एक बहुत ही वैल्यूएबल बातें हैं। उसी तरह से नेक्स्ट चैप्टर उनका ड्रॉप्सी है। सभी का जो स्टाइल है कि ड्रॉप्सिकल कंडीशन में क्या-क्या डिजीज हो सकती है, क्या-क्या कंडीशंस हो सकते हैं, उसके लिए कौन-कौन सी दवाइयाँ उपयुक्त हो सकती है, किस तरह के सिम्पटम जो दर्शाए जा रहे हैं पेशेंट के द्वारा, उस पे कौन-सी दवा ज़्यादा सटीक बैठेगी, उसको कैसे कंपैरेटिव आप देख सकते हैं, उसके बारे में चर्चा की। इस तरह से उन्होंने जितने आईज़ से रिलेटेड डिजीज़ेज़ हैं या कंडीशंस, उसको आईज़ ऑफ चैप्टर में रखा, और सेवरल मेडिसिन पे चर्चा की। कौन सी मेडिसिन्स कैसे कंडीशंस में आप दे सकते हैं। इसी तरीके से कई सारे डिसऑर्डर जो फीमेल जेनिटेलिया से रिलेटेड है, उसके बारे में एक डिटेल स्टडी है, डिटेल कंप्लीट है। यहाँ पर भी ठीक वही स्टाइल है, सेवरल डिजीज कंडीशन को चर्चा करते हैं। उस डिजीज कंडीशंस में क्या सिम्पटम दर्शाए जाते हैं पेशेंट के द्वारा, और उसमें क्या थेरेप्यूटिक मेडिसिन दी जा सकती है, और उसको हम कंपैरेटिवली मीन्स एक तुलनात्मक ढंग से क्या उसको देख करके छाँट करके ये समझ सकते हैं कि हाँ, ऐसे पेशेंट के लिए ये दवा ही उपयुक्त रहेगी। किसी भी डिजीज पे सेवरल मेडिसिन्स के बारे में जानते हैं। जैसे फॉर द टाइम बीइंग अगर मैं ये सोचूं कि सपोज करिए किसी को फ्रीक्वेंट मेंसेस हो रहे हो, चाहे कोपियस मेंस्ट्रुएशन हो रहा हो, और तो ऐसे स्थिति में अगर फ्लो नहीं रुक रहा हो, फ्लडिंग हो रहा हो, तो सेवरल मेडिसिन आते हैं। तो कहाँ पर एरिजेरोन देना है, कहाँ पे सबाइना देना है, कहाँ पे आपको सेवरल अदर मेडिसिन्स हैं, उनको देना है, टेरेबिंचिना देना है, चाहे कोई भी दवा है, तो ट्रिलियम देना है, कैसे देना है, कब देना है, उसके बारे में
इसी तरीके से जहां तक कि गैस्ट्रिक डिसऑर्डर का सवाल है, इसमें भी सभी कंडीशंस को लेकर के एक कंपैरेटिव स्टडी उन्होंने दिया है सेवरल मेडिसिन। एक पुराने डिजीज, तो लोग कहते हैं आज गोनोरिया स्ट्रीट हो गया है, आज के डेट में गोनोरिया मिलता नहीं है। देखिए, ये कहना भी गलत है, गोनोरिया नहीं मिलता। तो गोनोरिया पे भी उनका चर्चा है और कंपैरेटिव स्टडी है। हम होम्योपैथी में खास बात ये है कि हम कैसे इलाज करते हैं। जैसे सपोज करिए किसी के फोर फादर्स को गोनोरिया हुआ, वो गोनोरिया शायद ठीक नहीं हुआ, और इसलिए ठीक नहीं हुआ कंप्लीटली। आप चूंकि सभी होम्योपैथ है, इसलिए अब ये परिहास का विषय नहीं होगा, ये बोलना उचित होगा। सॉरी, ये हिंदी का सेशन कि उन्होंने, हकीकत ये है उस समय होम्योपैथी नहीं था, इसलिए उन्होंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट नहीं लिया। सिविल या सिविल मस्कुलेटर के आधार पर उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, इसलिए वो डिजीज इरेडिकेट ही नहीं हुआ, और वो कहीं कॉर्नर में पड़ा रहा जो इनक्योर डिजीज था। उसका इफेक्ट जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता रहा। वो जनरेशन टू जनरेशन जो पास ऑन हुआ गोनोरिया से रिलेटेड, चाहे सिफिलिस से रिलेटेड, वो आज हमें दूसरे फील्ड, दूसरे रूप में दिखाई दे रहा है। वही पढ़ाई होम्योपैथ करते हैं, जिस होम्योपैथ की बहुत ही सराहनीय होता है कि जो इन्फेंट है, जो किसी तरह के सिफिलिटिक कंडीशन लेके पैदा हुआ है, जो फोर फादर्स के सिन के कारण आज उस पोते को या परपोते को देखना पड़ रहा है, या परपोती को, और उसका ट्रीटमेंट आज भी थ्रू द होम्योपैथिक संभव है, मॉडर्न मेडिसिन से तो बिल्कुल संभव नहीं है। तो अगर आपका अध्ययन सही है, तो आप इस तरह की चीजों को ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। इसी तरह से उन्होंने हार्ट अफेक्शन ऑफ द में बहुत सारे डिजीज कंडीशन ली। फिर उन्होंने लीवर अफेक्शन ऑफ द लिया, सेवरल कंडीशंस जो लीवर रिलेटेड डिजीज है उस पे चर्चा की, मलेरिया पे चर्चा की, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पे चर्चा की। रेस्पिरेटरी ऑर्गन बहुत सारी कंडीशन है, चाहे ब्रोंकियल अस्थमा हो, चाहे ब्रोंकाइटिस हो, ऐसे सेवरल डिजीज पर उसके कंपैरेटिव फिगर्स थे। उन्होंने कंपैरेटिव में बताया है। स्किन अफेक्शन ऑफ एक जनरल लिया है उन्होंने, कोई डिजीज का नाम नहीं, अफेक्शन मींस कंडीशंस, सेवरल कंडीशन डिजीज के, उसके बारे में चर्चा की है। फिर वो स्किन डिजीजेस हो, हर एक डिजीजेस, जैसे चाहे वो जीमा हो, चाहे अदर डिजीज हो, तो आज सिस्टम और फंगल इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं, या ग्लोरिस हो, या कार्बोरिस हो, चाहे अदर डिजीज, इस तरह के वो दूसरे नाम से डिजीज पे इसकी चर्चा की है। फिर उन्होंने सिफिलिस की चर्चा की, सिफिलिस के बारे में भी मैं बता रहा था। फिर इसमें जो 14th और लास्ट चैप्टर है वर्म रिलेटेड है, कि वर्म्स इन्फेस्टेशन में या किस तरह के वर्म के इन्फेस्टेशन में हम कैसी दवाइयां दे सकते हैं, बच्चे लोग क्या कंडीशंस दिखाएंगे, क्या इफेक्ट रहेगा, उसमें कौन सा है। तो ये कंपैरेटिव मटेरियल का जो क्लिंटन जी का है, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है, और उसको हम सभी को पढ़ना चाहिए। हम लोग भूल जाते हैं। क्या होता है कि आजकल, मैं यहाँ पे एक लाइन ये जरूर बोलना चाहूंगा, आज हमारी स्टडी उतनी अच्छी नहीं हो पाती जितने पहले होती थी। जब हम कंप्यूटर के फील्ड में आ गए, रिपोर्टराइजेशन के फील्ड में आ गए, हम सिम्टम्स देखते हैं और सिम्टम्स पे फिर थोड़ी बहुत सोच करके उनको दवा दे देते हैं, लेकिन हमारी स्टडी उतने डेप्थ में नहीं रहती है। काश अगर हम ये किताबें शुरू से अच्छे से पढ़े होते, शायद हमारा जो प्रैक्टिस है, जो हम कहते हैं कि होम्योपैथी नेवर फेल्स, उसको हम प्राप्त कर सकते थे और कर सकते हैं। इसीलिए ना केवल फॉरिंगटन, बल्कि सभी स्टॉलवर्ड्स की किताबें हमें जरूर पढ़नी चाहिए। न केवल किताबें, बल्कि उनकी पढ़नी चाहिए। एक लास्ट किताब पे जी थोड़ी सी करते हैं, लेसर राइटिंग, लेसर राइटिंग्स विद थेरेप्यूटिक। ये किताब में बहुत सारे वैल्यूबल आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, जो छोटे छोटे उन्होंने लिखे हैं, और उन्होंने जो नोट्स है, सेवरल नोट्स का भी इसमें पब्लिश किया है, न केवल नोट्स,
बल्कि इसमें कुछ केसेस क्योर किए केसेस के बारे में भी डिस्क्राइब। तो ये लेसर राइटिंग में सेवरल नोट्स, सेवरल केस, सेवरल डिजीज कंडीशंस के बारे में, विद थेराप्यूटिक्स हेड्स के बारे में, उन्होंने कैसे किसको क्यों थेराप्यूटिक कौन सी दवा दी, भी इसमें चर्चा है। और एक ये भी एक बहुत अच्छी किताब है जो सभी को पढ़ना चाहिए। तो मुझे लगता है आज नहीं, आज तो 2 जनवरी है। 1 जनवरी को पर्रिकर जी के श्रद्धांजलि के लिए अगर आज हम ये संकल्प लें, उनकी किताबों को जरूर अध्ययन करेंगे, आपके प्रैक्टिस के लिए शायद बहुत ही अच्छा बल मिलेगा, अच्छा योग मिलेगा, और आपके अंदर अच्छी ऊर्जा आएगी। और अच्छे अध्ययन करने से अच्छी ऊर्जा आती है। अच्छे से तो बहुत ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, गला खराब है, तो आप लोग को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ में सानी जी को इस धन्यवाद देता हूँ, आज एक विशेष टॉपिक पर मुझे बोलने का मौका दिया। और आप लोग को धन्यवाद देता हूँ, इस टॉपिक को आप लोगों ने धैर्य दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो इस 5-10 मिनट में हम कोई भी क्वेश्चन की कमी है, आप जैसा चाहे कर सकते हाँ, धन्यवाद डॉक्टर वर्मा जी। आपने हैं। बहुत ही अच्छा, अपना गला खराब होने के बाद भी समय की पाबंदी और ड्यूटी के प्रति आपका, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आपके बिना हम जीडी कॉलेज चल नहीं सकता है। मैं सबको कहता हूँ कि पूरे जीडी कॉलेज को चलाने के सबसे बड़े जो पिलर हैं वो डॉक्टर यूके वर्मा जी हैं। सब ये आप लोग का देन है, आप लोग का आशीर्वाद है, आप लोगों ने हमें जो सिखाया है वही मैं करता हूँ। एक चीज जो हम लोग इस पर थोड़ा सा चर्चा मैं करना चाहूंगा। जी जी डॉक्टर फैरिंगटन डॉक्टर हेरिंग के बहुत क्लोज रहे, जी। है ना। और बड़ा संजोग है कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन पड़ रहा है। हाँ कल हम लोगों ने सी हेरिंग का जन्मदिन मनाया और आज हम लोग फैरिंगटन का मना रहे हैं। और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक नजर आता है कि डॉक्टर हेरिंग ने 10 वॉल्यूम में हेरिंग गाइडिंग सिम्टम्स को लिखा है। जी और कहा जाता है कि 4 वॉल्यूम ही वो अपने लाइफ टाइम में लिख अपने पाए। लिख पाए। बाकी कहते हैं लोग कि उनका जो दामाद था अच्छा नर, क्या नाम है नर का, क्लेविन सर, नर। हाँ, जो तो रिपर्टी लिखा जी। हाँ रिपर्टरी का, तो उन्होंने पूरा किया। लेकिन अच्छा मुझे थोड़ा सा इस पर डाउट है, क्योंकि डॉक्टर नर का कैलिबर जो है, तो डॉक्टर नर का कैलिबर बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनकी जो रिपोर्टरी को आप देखिएगा, इतना छोटा छोटा माइन्यूट जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो रूब्रिक्स वहां पर मिल जाएगा। रेल की रिपर्टी में। हाँ, और उसका मुख्य कारण है कि डॉक्टर नर के रिपोर्टरी में का जो आधार है वह डॉक्टर हेरिंग का ये इंसाइक्लोपीडिया एनसाइक्लोपीडिया। है ना। और लेकिन इसमें हमको लगता है कि उसको पूरा करने में अकेले डॉक्टर नर का हाथ नहीं था, क्योंकि ये डॉक्टर नर और डॉक्टर ये फैरिंगटन, ये हमेशा डॉक्टर हेरिंग के साथ रहा करते थे और क्लिनिशियंस होने के नाते। तो एक हम लोगों को लगता है कि डॉक्टर नर का चूंकि दामाद थे तो उनका नाम ज्यादा आ गया और फैरिंगटन का नाम वहां पर कुछ कम हुआ, क्योंकि ये बाहरी आदमी रह गए थे। तो एक थोड़ा सा मेरा डाउट है, जो कि मैं बहुत दिनों से सोचता रहता हूँ कि इस तरह का भी परिस्थिति होता है, और एक जो होता है ना कि पक्षपात, ये भी जी कहीं ना कहीं रहा होगा। राव जी। राव। दूसरी चीज कि डॉक्टर फेरिंगटन जो थे, सो फॉरेंसिक मेडिसिन आपने बताया कि यस फॉरेंसिक मेडिसिन के टीचर थे, तो इनको केमिकल्स का, केमिस्ट्री का बहुत अच्छा नॉलेज था, और इसके नाते इनका कंट्रीब्यूशंस जो है सो मेट्रामेडिका को बनाने में काफी अच्छा मदद मिला। और तीसरी बात जो कंपेरेटिव मेट्रामेडिका, जहाँ तक कि मेरा जानकारी है, कंपेरेटिव मेडिसिन को पढ़ने का शुरुआत शायद डॉक्टर फैरिंगटन के माध्यम से ही हुआ है।
क्योंकि इसके पहले भी लोगों ने प्रयास किया था, लेकिन इन्होंने जो डिजीज के लेकर के एक कंडीशन, हेल्थ सिचुएशंस को लेकर के उस पर मेडिसिन का क्लासिफिकेशन देने का कोशिश किया, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, और जो रिपोर्टरी का बेस भी बना। आज हम लोग का जो रिपोर्टोरियल एनालिसिस करते हैं, एक रिपोर्टरी में, एक रूब्रिक्स के अंदर में, एक कंडीशंस के अंदर में कई एक दवाइयां हैं। जी सर। तो ये सब जो सोच जो है, सो डॉक्टर हैनीमैन के सोच से भी मिलता है। सभी का एक सिमिलिमम में सोच है, डॉक्टर हैनीमैन, हेरिंग, बॉनिगसेंस, फिर आ जाइए। इसीलिए हम लोग पिलर्स के रूप में इन लोग को देखते हैं, फैरिंगटन को भी पिलर के रूप में देखते हैं। और चूंकि ये अप्लाइड एस्पेक्ट में थे, डॉक्टर फैरिंगटन अप्लाइड एस्पेक्ट के व्यक्ति थे, माने एप्लीकेशन पार्ट में थे, इनके लिए क्लिनिकल अप्रोच होना ये है। और जो लास्ट किताब जो आपने इनका जिक्र किया, लेसर राइटिंग, और सारे राइटिंग, और एक सबसे बड़ी बात आपने जो जिक्र किया कि इतने कम उम्र में ये पूरा कर देना, हाँ, ये मात्र निश्चित 9 रूप वर्ष। से, हाँ, ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। ये टोटल 39 ईयर्स एज में समझ लीजिए कि 15-20 साल तो सोच लीजिए कि बचपना निकल जाता यस सर। है ना। तो बच गया कितना, तो 10 से 10 साल। 15 साल। हाँ, 15 साल। 10 साल से ज्यादा नहीं हुआ, हाँ, है ना। 10 साल में इन्होंने इतना सारा को अध्ययन कर लेना, कोई कर सकता है क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं सर। पॉसिबल नहीं है। और कंपाइलेशन वर्क जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं देखिए, मेरा जो लिखने का स्टाइल है, मैं भी लेसर राइटिंग के स्टाइल में लिखता हूँ। अच्छा। और पिछले कई एक वर्षों से मेरे बहुत सारे एडिटोरियल बने हुए हैं। अब मैं उसको कंपाइल करने के प्रयास में हूँ। अगर वह कंपाइल हो जाएगा तो आप लोग कहेंगे कि डॉक्टर एम के साहनी का लेसर राइटिंग है। समझ रहे हैं अच्छा रे, हम ना? लोग हाँ, वेलकम करेंगे सर। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं इस बात क्या कर रहा हूँ कि ये राइटिंग्स जो है इनके, जो आपने बुक्स कहा, इसको हाँ, बुक्स ना कह करके इसको कहेंगे कि कंपाइलेशन है। कंपाइलेशन है। कंपाइलेशन, क्योंकि बुक का रूप दे देना बड़ा आसान नहीं होता है ना। तो इन्होंने कंपाइल करके टुकड़े टुकड़े में सब कुछ को लिखा, कुछ मैगजीन में पब्लिश हुआ। उसी तरह से इनका कंपैरेटिव मैथमेटिका का भी इन्होंने जो लेक्चर दिया। डॉक्टर केंट के विषय में भी आप लोग जानते होंगे। लोग कहते हैं कि केंट की मैथमेटिका, केंट की मैथमेटिका तो है ही नहीं। हाँ, क्या उसमें उसका नाम क्या है किताब का? लेक्चर्स लेक्चर्स ऑन कंटेंट। लेक्चर्स ऑन केंट मैथमेटिक्स। मैंने डॉक्टर केंट लेक्चर दिया करते थे, और उसको इकट्ठा करके उनके स्टूडेंट पब्लिश। कंपाइल करके उन्होंने लिखा। अभी यहाँ में डॉक्टर विथल कॉस का जिक्र आता है। हाँ, डॉक्टर विथल कॉस को भी आप देखते होंगे कि डॉक्टर विथल कॉस के कुछ किताबें आई हैं। वो एक भी एसेंस लेक्चर्स। ऑफ मैथमेटिका, हाँ, मैथमेटिका वाइवा, और आया जो कि 30 वॉल्यूम में प्रकाशित होने जा रहा है, अभी पूरा नहीं छपा है। लेकिन उनके जो सारे काम लेक्चर्स के हैं। और आप देखिएगा, और लेक्चर्स का भी मैंने कुछ कुछ लेक्चर्स जो कि अनपब्लिश्ड है, उसको देखने का मुझे मौका मिला उनके स्टूडेंट के लोगों के माध्यम से। जो अच्छा। लेक्चर देते हैं उसको वो कंपाइल करते जाते हैं। तो पहले जमाने का जो राइटिंग स्टाइल था, थोड़ा सा लेक्चर स्टाइल ज्यादा था, है ना। और आज का तो यूट्यूब का जमाना है। यूट्यूब पर आजकल सारे लेक्चर्स इकट्ठे होते चले जा रहे हैं। तो ये है, क्योंकि किताब का कंपाइल कर देना, एडिट कर देना। अभी मेरी बात हो रही थी डॉक्टर चतुर्भुज नायक से। डॉक्टर चतुर्भुज नायक ने भी एक किताब को जिक्र किया, कहीं कहीं 200 पेज का कंपाइलेशन किया। तो अच्छा। उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब, ये मेरी किताब नहीं है, ये मेरे डिफरेंट आर्टिकल्स जो पब्लिश हुए पीयर रिव्यू जर्नल में, उसको मैंने कंपाइल किया है अच्छा। और उसको बुक का फॉर्म में दिया। उन्होंने मुझे उसका काम एडिटिंग का सौंपा है। मुझे कुछ चैप्टर्स दिए हैं कि आप इसको कुछ एडिट कीजिए। तो मैं उसमें लगा हूँ, उसको भी करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो बहुत सारी चर्चाएं आपके माध्यम से हुआ, और मुझे लगता है कि इस तरह का जो कार्यक्रम है, और मेरा जो सोच था कि हम जन्मदिन को मनाएं, तो कुछ बातों को हम लोग बहुत गहराई से देख पाएंगे और जी देख सर। पा रहे हैं। क्योंकि आज जितनी बातें आप, वर्मा जी, आपने चर्चा किया, शायद इकट्ठा एक बार हम लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा। नहीं सोचा सर, कभी नहीं। मैंने हाँ, खुद नहीं सोचा।
हम लोग नहीं सोचते थे। मुझे लेकिन ऐसे कल हम लोगों ने इसी तरह से हम लोगों ने कल सी हेरिंग के विषय में जाना पांडा साहब से। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि हम लोग को जानना चाहिए, जो हमारे प्रैक्टिकल यूज के लिए होता है। मुझे भी लगता है कि कितने समय तक मैं 74 ईयर का मैं अब होने जा रहा हूँ, अभी भी मेरे ज्ञान बहुत अधूरे हैं सर। मैं अभी कुछ नहीं जानता हूँ। समुद्र के किनारे में खड़ा होकर के एक समुद्र को देखना उसी जैसा मुझे नजर आ रहा है कि इतना वास्ट है। तो शायद एक जन्म में तो पूरा होगा नहीं। क्या बर्मा जी? पॉसिबल है सर, जब आप ज्यादा ज्ञान अर्जित करते हैं तभी ये समझ पाते हैं कि कुछ नहीं आता। ये और लोग कहते हैं कि मैं होम्योपैथी पूरा जानता हूँ। मैं बोला अरे कि आपके जैसा महापंडित कोई होगा नहीं। मैं तो अभी भी स्टूडेंट हूँ। वर्मा जी को भी मैं देखता हूँ कि बराबर लगे रहते हैं, ये स्टूडेंट हैं, सभी लोग मैं भी स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट ही रह है ना। स्टूडेंट ही बने रहना मैं स्टूडेंट सबसे बड़ा। कहते हैं कि आप युवा कैसे बने रहते हैं? जब आप स्टूडेंट बने रहते हैं तो स्टूडेंट बनिए, आप कभी भी बूढ़ा नहीं होइएगा। ये अच्छा लगता है ऐसे सुन करके। और किन्हीं को कुछ मैसेज देना है या इसके विषय में, डॉक्टर फैरिंगटन के विषय में किन्हीं को कोई और जानकारी हो तो कृपया साझा कीजिए। डॉक्टर दीपमाला जी, फैरिंगटन के विषय में पढ़ती हैं कि नहीं? डॉक्टर दीपमाला जी। नहीं। यस सर, यस सर। हाँ, फैरिंगटन के विषय में कुछ सोचना चाहिए। कल से आपको टास्क दिया गया है, ये क्लास है। यस सर, बिल्कुल सर। सर तो हमारे गुरु है सर, आप लोगों से ही सीखने को तो मिल रहा है। अलग से मैं सीखने को तो मिल रहा है, लेकिन हम तो कहते हैं कि हमेशा हम लोग स्टूडेंट से भी सीखते हैं। स्टूडेंट ही हम लोग को पढ़ाता है, ये आप जानते हैं कि नहीं? हाँ, ये बात पक्की है। जितना हम लोग स्टूडेंट टीचर बने, तो हम लोग जितना स्टूडेंट से सीखा और किसी से नहीं सीखा है। और फॉर एक बात, एग्जाम्पल सर, फॉर एग्जाम्पल किस स्टूडेंट से क्या सीखा, ये तो आप जरा वैसे स्टूडेंट्स को खुश करने के लिए फरमा रहे हैं ना सर, अदरवाइज आप गुरु नहीं गुरु सर, आप ही है मैं बता रहा हूँ। मैं एक सर। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, मैं आपने बड़ा अच्छा बोला। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं एक बार क्लास में पढ़ा रहा था और मुझे हिप्पोक्रेट्स का समय बताना था। तो हिप्पोक्रेट्स 420 बीसी, है ना, बीसी। जी जी। तो मैं बता रहा था, मैंने जो बोला कि बीसी का मतलब कि बिफोर क्राइस्ट। और ये 400 420 20, तो उसको एक लड़के ने कहा कि सर इसका माने ये होता है, इसका अर्थ ये होता है। और उस समय तक मैं नहीं जानता था, है ना। उस समय तक, ये बहुत दिन पहले की बात है, उस समय तक मैं नहीं जानता था। तो फिर मैं बोला कि अच्छा तुम बताओ। उन्होंने बताया, फिर मैंने आकर के उसको देखा, तो वो लड़का सही था, मैं गलत था। तो ये मैं एग्जाम्पल, ये बिफोर ऐसा क्राइस्ट के अलावा उसने उसका क्या बताया सर? बिफोर क्राइस्ट बीसी और एडी का आपने सुना होगा ना, आफ्टर डेथ एनो बीसी का। तो उसका हाँ उल्ट जी। मतलब है कि 420 बीसी मतलब कि 420 ईयर्स जो है सो बाद की बात है, उतने उसके पहले की बात नहीं है। तो चलिए, चलता है ऐसे। मैंने एग्जाम्पल के रूप में, इसी तरह से बहुत सारी बातें होती हैं। क्लासरूम्स का टॉक, ये क्लासरूम के टॉक में हम लोग कई एक साल से हम लोग पढ़ाते रहे हैं और ये बात हम लोगों को मिलता रहा है। ठीक है, और किसी को कुछ कहना है? अपने सर ने किसी किन्हीं ने कहा कि कौन से स्टूडेंट से क्या सीखते हैं, तो ये तो स्टूडेंट के लिए भी गर्व की बात है कि सर से अगर कुछ सीखे। और वैसे आज के बच्चे तो वैसे भी, बात स्टूडेंट्स और ये कि बच्चों की बात पर मैं बोलूंगी, आज के बच्चे तो ऐसे भी हाईटेक है कि बच्चों से बड़े बहुत कुछ सीखते हैं। अब देखिए ना, मैं अपने पोता से सीखा। मुझे टीवी खोलना नहीं आता है अभी भी। ये तो सिंपल अच्छा सी लैपटॉप जी। लैपटॉप मैं यूज कर लेता हूँ, लैपटॉप यूज कर लेता हूँ, कंप्यूटर यूज कर लेता हूँ, लेकिन टीवी अगर मेरे पोता नहीं रहे तो हम अपना टीवी नहीं देख पाते। तो ये तो है ना कुछ कि हम लोग से ज्यादा जो न्यू जनरेशन को हम लोगों की जानकारी से ज्यादा जानकारी है। यही बात है, लोगों को ज्यादा रहती है। बहुत सारे टेक्नोलॉजी आज हम हमारे क्लिनिक में एक स्टाफ है, एक लड़का जो कि अब बीएचएमएस कंप्लीट कर चुका है। तो मुझे
ये बहुत सारी चीजें मुझे, जैसे पावर पॉइंट को बनाने के लिए उसने बहुत सारा चीज मुझे सिखाया। अब हम इसका पावर पॉइंट बनाने नहीं आता था, पावर पॉइंट बनाना सीख लिया, सारी चीज मैं अपने बनाता हुआ। मेरे पावर पॉइंट की तारीफ भी होती है, आप लोग देखते हैं कि मेरे पावर पॉइंट बहुत कलरफुल हुआ करते हैं हाँ सर, स्लाइड आपके बहुत अच्छे होते हैं। स्लाइड्स को अच्छे बनाने से में। तो सारी चीज को हम लोगों ने प्रयास किया। एक ही चीज है कि आप में कितना लगनशीलता है ना, कितना आप क्यूरिसिटी है। अगर आप बच्चे बने रहें तो कहेंगे कि आप सबसे ज्यादा सीखेंगे, और बूढ़े बन गए मतलब कि अपने को जहां समझे कि हम बहुत पंडित हो गए तब आप बूढ़ा हो गए। हाँ, क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन सर जो नई नस्ल है ना, मेरे ख्याल में उनमें विजडम नहीं है। उनको आप रेडियो दे देंगे ना, बच्चों को रेडियो लगाएं, वो बच्चे नहीं लगा सकते। ये बच्चे हैं बर्गर बच्चे, जो आजकल के नए बच्चे हैं ना सर, पैदा होते ही तो उनको मोबाइल पकड़ा दिया जाता है ना सर। अब आप ये कहें कि जी बच्चा बड़ा तेज है, वो 6 माह का या 1 साल का, तो वो तो सर जो विजडम आप में है, बड़ों में है, वो तो नहीं ना हो सकती सर। ये तो एक चीजें प्ले करने की चीजें हैं जी, कि कोई वीडियो चला लेता है, कोई अपना टीवी चला लेता है। तो ये सर आप माशाल्लाह से जबरदस्त विजडम आप में ही है, जो हम लोगों तक पहुंच रही है आप लोगों की वजह से सर। सर, अब जो कोई सी जो अब सीनियर सर लोग रहते कोई हैं उनमें विजन होता है, उनमें हाँ, विजन विजन बहुत होता है। विजनरी, इनमें विजनरी, बच्चों क्या में बात, विजन नहीं होता। ये विजन दोनों नहीं का होता। जो कहते हैं ना कि स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। हाँ सर, आपने तारिक साहब आपने जो बोला तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपसे भी आज मुझे ये दो बातें होती हैं। ये नया इसमें एक मेरा लेक्चर था अभी बड़ौदा में, उसमें था इंटीग्रेशन ऑफ इनोवेशन एंड ट्रेडिशन। सर मैंने एक लेक्चर दिया है अभी, इनोवेशन, हम शायद इस प्लेटफॉर्म पे भी दे दे उसको। इनोवेशन इन ट्रेडिशन एंड सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ इनोवेशन एंड ट्रेडिशन। ट्रेडिशन क्या है? हम लोग ट्रेडिशन है, हम लोग, हमारे हैनीमैन ट्रेडिशन है ना, जो पूर्वज है यस वो यस। ट्रेडिशन है। और इनोवेशन कहाँ है? न्यू जनरेशन है, वो उसको नए ढंग से प्रेजेंट कर रहा है। कहते हैं ना कि ओल्ड ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, यस है सर। ना, ओल्ड हाँ वाइन इन न्यू बॉटल का प्रोवर्ब आपने सुना होगा। वो ये हमारी बहुत जनरेशन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। यस दीपमाला जी। अच्छा सर, आपने जो ट्रेडिशन की बात कही तो वो ट्रेडिशन कौन फॉलो करेंगे? हमारे जनरेशन ही ना फॉलो फॉलो करेंगे, तो ही तो इनोवेशन होगा। वही तो कह रहे हैं कि जब तक आप इनोवेशन इंटीग्रेट नहीं करिएगा ना, ये इंटीग्रेशन है। और स्टूडेंट टीचर क्या है? एक इंटीग्रेटेड रिलेशनशिप है ना, इंटीग्रेटेड रिलेशनशिप है ना। हम लोग कहाँ का स्टूडेंट, कहाँ के हम, और एक साथ आके पढ़ते हैं, तो ये इंटीग्रेटेड है। और जब आपस में फ्रेंडली रूप में बात करते हैं क्लासरूम में, जब टॉक होता है, डिस्कशंस होता है, बच्चे पूछते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि जो बच्चा नहीं पूछता है तो मुझे पढ़ाने में मन नहीं लगता है। बिना हाँ सही हाँ। बात है। बिना पूछे आपका पढ़ाई पूरा ही नहीं हो सकता है। जी चलिए, ये सर, मैं बहुत छोट अच्छा, आपने सर बहुत छोटी अच्छा, तारिक जी आपने बहुत अच्छा, हाँ, बताया। आपका भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा आज। सर जी, मैं और छोटी सी गुजारिश करूंगा। बोलिए मैं सर। मैं लाहौर पाकिस्तान से हूँ। एक गवर्नमेंट कॉलेज में प्रिंसिपल, एमए इंग्लिश हूँ, एलएलबी हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग हूँ, होम्योपैथ हूँ, लाइफस्टाइल मेडिसिन में भी मैंने कुछ किया हुआ है। और आपसे गुजारिश, मैंने बेशुमार ग्रुप्स भी चला रहा हूँ, एडमन हूँ उनका। और इंडिया के डॉक्टर मान सिंह सर और डॉक्टर नीलम अवतार मैडम ने मुझे अपने ग्रुप फॉर दोस्त का एडमिन भी बनाया हुआ है। और आप से गुजारिश है कि मुझे रात को नींद नहीं आनी अगर आपका मैंने मोबाइल नंबर ना लिखा और आपसे राब्ता ना किया तो। और मैं अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ, मैं 66 ईयर की एज में दाखिल हो चुका हूँ। 25 को मेरी 65th डेट ऑफ बर्थ थी, है सर, 25 दिसंबर। तो आपसे गुजारिश है कि मैं जल्दी जल्दी लोगों को तंग किए बगैर नंबर ले ही लूं आपका सर, अगर गुजारिश करूं तो मेहरबानी फरमाएं। मैं चैट बॉक्स में लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। और सर जी, मुझे मुझसे मुझे कोई नहीं पता चलना, मुझे बता ही दे, मैंने लिख लिया, आधा लिख लिया।
0091 लिख लिया सर जी ठीक है। सर। सर 9431020622 व्हाट्सएप पर आप 994 310 20 9431020622 सर 94194 310 सर 9194 है सर। सर आप मैं अब समय नहीं दे पाऊंगा क्योंकि हमारे इंग्लिश सेशन के होस्ट आ चुके हैं, स्पीकर भी आ चुके हैं, हमको ठीक है ये सर। क्लोज करना पड़ेगा। डॉक्टर तो मैं वर्मा जी कहाँ को देखूं? बहुत धन्यवाद। Thank डॉक्टर you, sir. वर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ में हम लोग सेशन को हैंड ओवर करते हैं डॉक्टर धनेश को फॉर सेशन, इंग्लिश सेशन। Over to you, Dr. Dhanesh. Now you can take over the session. Thank you, And Dr. Vedha Verma, Thank- Sahali sir.